जो बच्चा सवाल पूछता है, क्वेश्चन करता है, एक्सप्लोर करता है, ही इज़ द बैड गाय। हमें तो हर बात पे सवाए ना और डर के दो चीज़ों पे बड़ा किया गया, बुरी बात, गंदी बात। जो पेरेंट्स होते हैं, जो यंग पेरेंट्स होते हैं, उनको भी अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। इस फ़र्क को मैं कोई बहुत ज़्यादा सोचा समझा फ़र्क नहीं मानता। तो वी ऑल ग्रो अप विद अ वेरी डैमेज्ड सेल्फ एस्टीम, और ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। लड़कियों के बारे में फिर भी पेरेंट्स बड़े अवेयर हैं, लड़कों की अच्छी हैंडल नहीं होती है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अपनी ज़ात से बाहर एक इंडिपेंडेंट वजूद के तौर पे कबूल करते हैं। मेरा ख्याल है अभी भी बहुत कम लोग, बहुत कम। एक तो वैसी आदत नहीं है किसी की तारीफ़ करना, हम समझते हैं हमारी जेब से कुछ चला जाएगा, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने में हम माहिर हैं, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रैंड डिबेट। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में शादी के रिश्ते के बारे में कुछ बातें की थी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, लेकिन हमने जो हम कवर कर सकते थे उसे 1 घंटे में हमने उसे कवर करने की पूरी कोशिश की, और आपका बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। अब शादी के बाद एक दूसरा मरहला जो ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपकी ज़िंदगी एक्चुअली बिल्कुल तब्दील कर देता है, वो होता है जब आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। जाहिर है जब पहला बच्चा होता है, आप भी पहली दफ़ा पेरेंट्स बनते हैं, आपको भी नहीं कई बातों की समझ होती, और हमसे बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, हमारे वालिदैन से भी हुई, हमसे भी हुई होंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस बारे में तालीम हासिल की होती है, जिनको कुछ फैक्ट्स पता होते हैं कि बच्चे की परवरिश में पेरेंट्स ने उन्हें किस तरह डील करना है, कहाँ बर्दाश्त करना है, कहाँ सख्ती से पेश आना है। ये आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब तो हिस्सा है ही हमारे इस प्रोग्राम का, बल्कि वो तो आइडिया ही उनका था, और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों को सही बात समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की परवरिश के बारे में डॉक्टर साहब ने हमेशा ये बात बड़े प्रोग्राम्स में भी की है कि क्या एक भी किताब पेरेंट्स ने बच्चा पैदा करने से पहले पढ़ी होती है? तो मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, सर मैंने पढ़ी थी, और वो मुझे इस बात की बहुत शाबाशी भी देते हैं। हम ये नहीं कह सकते दुनिया में कोई भी परफेक्ट पेरेंट होता है, लेकिन अगर हम सीख के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो ये खुदा की तरफ से आपको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपने जिस बच्चे को इस दुनिया में लेके आए हैं उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। अब अच्छा इंसान क्या होता है, ये सब की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बच्चों की परवरिश पे, हाउ टू रेज़ योर किड्स स्पेशली फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस, वही एक एज होती है जब बच्चे आपके साथ होते हैं, वहाँ आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, आप किस तरह उन तमाम प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, हमारा आज का मौजू है। डॉक्टर साद तो ज़ाहिर है ये प्रोग्राम ही उनका है। उसके अलावा आज हमने दावत दी है सैयद इब्राहिम साहब को। अब मैं इनका तारुफ़ कराऊँ, ये ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, ये मुसन्निफ़ भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे मौज़ूओं पे किताबें लिखी हैं कि लिखने वाला तो क्या, मतलब पढ़ने वाला भी थोड़ा सा काम जाता है कि हैं इस टॉपिक पे बात लिखती, इतनी अच्छी बातें लिखती। वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम है नबिया शकील, और हम चारों आज बात करेंगे, मालूम करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को बड़ा कैसे करना है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये सब्जेक्ट आपके दिल के इतना करीब क्यों? इस वक्त अक्सर लोग समझते हैं कि साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास पागल लोग जाते हैं, और पागल से मुराद वो जो फ़िल्मों में हम देखते हैं कि कोई शख्स कपड़े फाड़ रहा है या कोई ऊट पटांग बातें कर रहा है, मुस्कुरा रहा है बगैर वजह के। बट हमारी प्रैक्टिस में मेरे ख़्याल में कम से कम 80-90% वो लोग हैं जो अपनी चाइल्डहुड के विक्टिम्स होते हैं। 80%? That's what I have observed in 45 years of practice. They are victims of their bad childhood because that affects their relationships with their spouses when they grow up, their own children, colleagues at work, their thoughts, their actions, their relationship with their own self.
जो बच्चे के पहले 5 से 7 साल होते हैं उसमें जो बच्चा है वो एक स्पंज की तरह होता है, वो अब्जॉर्ब करता है अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी, और वो माँ बाप को एक किस्म का गाइड समझता है दुनिया को हैंडल करने में। वही उसके कान और वही उसकी आँख होते हैं। सो जब वो उसको कोई ऐसी बात कहते हैं जैसे कि तुम मेरे शहज़ादे हो, तुम मेरे चाँद हो, तो ही फील्स गुड बिकॉज ही बिलीव्स दैट। पर जब वो उसको ये कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम दफ़ा क्यों नहीं हो जाते, तुम्हारी वजह से मैं इस बाप के साथ रह रही हूँ, तो ही ऑल्सो बिलीव्स दैट। और सैडली हमारे कल्चर में एक तो वैसी आदत नहीं है किसी की तारीफ़ करना, हम समझते हैं हमारी जेब से कुछ चला जाएगा, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने में हम माहिर हैं, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को। हम उनको नोटिस ही तब करते हैं जब वो कोई गलत काम करते हैं, और फिर हम गलत काम को कंडेम नहीं करते, बच्चे को पूरा कंडेम करते हैं। वी डोंट से कि तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। हम कहते हैं तुम ही बुरे हो, तुम ही मेरे लिए शर्म का बायस हो, तुम ही ज़िंदगी में कुछ नहीं बनोगे। सो वो जो एक आवाज़ है वो एक इनर क्रिटिकल वॉइस बन जाती है। वो मदरसे में जाता है, मौलवी भी यही कहता है, उस्ताद भी स्कूल में यही कहता है। सो वी ऑल ग्रो अप विद अ वेरी डैमेज्ड सेल्फ इस्टीम, और ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। ये जो आप देखती हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं सड़कों पे, और ये जो मामूली तो गुस्सा हमारी नेशन में, it has a lot to do with our very low self esteem जो पेरेंट्स ने knowingly और unknowingly हमें इस तरह बड़ा किया है, and that's very harmful। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। हमने जो सुना है, एक आम इंसान जो जिसका साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च और पढ़ाई के बाद मुझे ये पता चला है कि जो बच्चा का दिमाग होता है वो पैदा होने से 5, 6, 7 साल तक काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है, और फिर मैच्योरिटी पे 25 साल तक पहुंचता है। लेकिन ये शुरू के जो साल हैं उसमें आपके ईटिंग हैबिट्स भी बनते हैं, आपके मैनरिज्म भी बनते हैं, आपने दूसरों को कैसे ट्रीट करना है आप ये भी सीखते हैं, कि आपके हाउस हेल्प का रवैया जो माँ बाप का होता है वही आप सीखते हो। आपको जिस तरह माँ बाप जो मतलब जो उनसे आप लर्न करते हो, दैट्स अ लर्न बिहेवियर, और फिर उसी तरह आपकी शख्सियत आगे बनती है। इज़ इट ट्रू? ये इसलिए ट्रू है क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि हमारी शख्सियत तो डेवलप होती रहती है अनटिल वी रीच द एज ऑफ 25 ईयर्स। उसकी वजह ये है कि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो लेटर डेवलप होता है, और शुरू में हमारे डेवलपमेंटल फेजेस पूरे हो रहे होते हैं, एनाटॉमिकली हमारा ब्रेन जो है वो मैच्योर हो रहा होता है। तो उस एज के अंदर बच्चा वही सीख रहा होता है जो वो देख रहा होता है मोस्टली, या वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, लेकिन वो इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करता है, और जो उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, यानी जिस चीज़ से उसको रोका जा रहा होता है वो उससे रुक रहा होता है, जिस चीज़ पे ऊपर उसको रीइंफोर्स किया जा रहा होता है वो रीइंफोर्स हो रहा होता है, और बाकी जो वो देख कर सीखता है, यानी रोल प्ले जो उसके पेरेंट्स करते हैं, रोल मॉडल्स तो उस वक्त पेरेंट्स ही होते हैं। तो इसलिए जो पहले 5 से 7 साल हैं वो इसलिए क्रिटिकल होते हैं क्योंकि बच्चा बिल्कुल वही सीख रहा, ज़्यादातर वही सीख रहा होता है जो कि उसने लर्न किया होता है। और दूसरा जो उसका लर्निंग का एक आप समझ लें मेथड होता है, वो होता है उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट के अराउंड। किस बिहेवियर पे उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, किस बिहेवियर पे उसको पनिश किया जा रहा है। अब यहाँ पर पेरेंट्स अक्सर बहुत बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम जब बच्चे को किसी नेगेटिव बिहेवियर से रोकते हैं, या हम उसके ऊपर पनिश करेंगे या उसको सख्ती से रोकेंगे, हम अल्टरनेटिव बिहेवियर नहीं बताते। हम ये नहीं बताते कि अब एक बच्चा है, क्योंकि बच्चे में तो क्यूरियोसिटी है, बच्चे ने तो नए नए बिहेवियर्स जो हैं वो ट्राई करने हैं, और पेरेंट्स का काम है कि उन्होंने रोकना है। रोकने तक तो ठीक है, लेकिन वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, क्योंकि बच्चे ने कोई बिहेवियर तो करना है ना कोई एक्शन तो करना है, उस एक्शन को मॉडिफाई नहीं करते, उसकी जगह पॉजिटिव बिहेवियर, अल्टरनेटिव बिहेवियर नहीं सिखाते। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो फॉर एग्जांपल बैड लैंग्वेज सीख लेता है, गाली देना सीख लेता है, तो हम उसको बहुत सख्ती से मना करेंगे कि आपने अपने क्लास फेलो को गाली नहीं देनी। अच्छा, हमने तो देखा है बड़े शौक से बच्चों से गालियां कहलवा के शुरू में तो ऐसे रीइंफोर्स करते हैं, शुरू में वो उनकी जो होती है जुबान में उन्हें क्यूट लगती है, फिर बाद में ज़्यादातर जब ये कंप्लेन स्कूल से आना शुरू होती है या इन्वायरमेंट से आना शुरू होती है तो फिर पेरेंट्स कंडेम करते हैं। लेकिन वो साथ अल्टरनेटिवली ये नहीं सिखाते कि आप प्रेज़ कर सकते हैं, आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। अब उन्होंने कम्युनिकेट्स तो करना है। अब कम्युनिकेशन अगर आप देखें ज़्यादातर बच्चों का
इसी तरह का ही होता है, अनलेस एंड अनटिल कि वो पकड़े जाएं, यानी टीचर ने सुन लिया या किसी बड़े ने सुन लिया, क्योंकि उनको हमने दूसरा कोई कम्युनिकेशन का तरीका सिखाया नहीं है। हम खुद भी नहीं प्रेस करते, जैसे सर ने कहा है, हम खुद भी कॉम्प्लीमेंट्स बहुत कम देते हैं बच्चों को, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने सीखे ही नहीं है। उन्होंने तो यही सीखा है कि किस तरह से हमने दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना है, किस तरह दूसरे की गलती पे उसका मजाक उड़ाना है, उसको पॉइंट आउट करना है। वहाँ पे हम उनको रोक रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स नहीं सिखा रहे होते। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ हम अगर हम रोल प्ले कर रहे हैं, साथ साथ हम लोगों ने उनको अच्छे ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स भी सिखाने और ख़ुद भी उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो ये म्यूचुअल लर्निंग होती है। जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स हम पहली दफ़ा बनते हैं, हमें भी कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती, तो हम फिर इस चीज़ के लिए अगर अपना माइंड ओपन रखें कि हम भी म्यूचुअली लर्न करेंगे, वी विल ऑल्सो रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स, और हम उनको बेहतर करते करते अपने बच्चों के लिए भी बेहतर एक रोल मॉडल्स बन सकते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा बेहतर माहौल उन्हें हम दे सकते हैं। सईद साहब, अब आप मुझे बताएं कि हमारी परवरिश में जो हमारा एज ग्रुप था, हम थोड़े से मुख्तलिफ पेरेंट्स बने, हमें तो हर बात पे सवाए ना और डर के दो चीज़ों पे बड़ा किया गया, बुरी बात, गंदी बात, बुरी बात, गंदी बात। मुझे याद है हम माँ बाप से कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते थे, ऐसा ही है ना? तो आपको क्या लगता है इन दो जनरेशन्स में कोई फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आया। अच्छा, इस फ़र्क को मैं कोई बहुत ज़्यादा सोचा समझा फ़र्क नहीं मानता कि पेरेंट्स ने शऊरी तौर पे सोचा हो कि हाँ ये गलत है तो हम यूं करें। तो ये जैसे हम नकल नहीं मारते, यानी टेलीविज़न पे देखते हुए जो हमारा ड्रामा भी हो रहा है, अगर उसमें भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं या यूरोप से जो रवैये आ रहे हैं, फिल्में हम उनकी देख रहे हैं, तो उसमें ये मैं 100% ये नहीं कह सकता कि शौरी एफर्ट नहीं है, लेकिन एम्फसिस जो है वो ये है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तो चले हम भी है। इन्हीं हम बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएंगे, ऐसे लफ्ज़ बोलेंगे, हमारे बच्चे ऐसे गुफ्तगू करेंगे तो जो हमारे मेहमान आएंगे वो अप्रिशिएट करेंगे, या कहीं हमारे बच्चे जाएंगे तो वो अप्रिशिएट होंगे। तो इसको मैं कोई, और हमारे ज़माने में जो था वो तो बिल्कुल कुछ सोच ऐसी थी ही नहीं, और उसकी वजह ये थी कि लोग अजनबी लोगों से मिलने का इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अगर एक मोहल्ला है तो वो तो 50 साल से एक जगह पे सब लोग रह रहे हैं, कोई भी किसी के घर में घुसे, कोई बच्चा किसी के लिए अजनबी नहीं, कोई यानी जिसे कहते हैं ना, कोई ओला नहीं है कि सदा किसी को लो, रोटी भी मांग लेनी है, बिल्कुल, सालन भी मांग लेना है, अब तो पता भी नहीं, तो सबके पेट नंगे होते थे। तो वहाँ कम अज़ कम वो जो कम्युनिटी होती थी जिसमें उन्होंने कभी कभारी रिश्तेदारों में जाना होता था, शादी में जाना, मर्ग में जाना है, वहाँ उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता था। या शायद देखिए हमारे बचपन में घरों में बैठक ज़रूर होती थी, लेकिन ड्राइंग रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बैठक ही ड्राइंग रूम, यानी आजो जी लांगो, यानी अजनबियत का जो तस्वर है ना, जिससे मतलब कि एक नुमाइशी फैक्टर हमारी ज़िंदगी में बाद में जो अब आया, बिल्कुल सही। इस नुमाइशी रवैये ने हमें जो है ना नुमाइशी तौर पे यूँ लगता है कि ये पेरेंट्स ज़्यादा केयरिंग हैं, ज़्यादा समझते हैं, लेकिन यकीन कीजिए उन्हें आज भी बच्चों की जो टेंडेंसीज़ हैं उनके बारे में कोई इतना इल्म नहीं है। अगर किसी का बच्चा ड्राइंग कर रहा है ना या गाना गा रहा है, वो इसलिए गा रहा है कि वो एक बड़े महंगे स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ की रिक्वायरमेंट है। आप ये देखिए कि क्या मोहल्ले में जो गरीब का बच्चा है, क्या उसे भी इजाज़त है ये सब कुछ करने की? नहीं, उसके लिए वो सब कुछ नाजायज़ होगा, गलत होगा। सो फ़र्क बहरहाल है, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं 0.1% कह लें, यूँ समझिए कि 1000 में से एक, जो शऊरी तौर पे कुछ ना कुछ सोचते हैं कि यार मैंने शादी क्यों करनी है, और शादी के बाद जो मेरा रवैया है बेगम के साथ या स्पाउस के साथ वो कैसा होगा, और हम दोनों ने मिलके जो बच्चा हमारी ज़िंदगी में आना है
उसके बारे में हमें कितनी डेप्थ में जाके सोचना है, सिवाय इसके कि हम उसे फलां स्कूल में दाखिल करा दें, उसे ये डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, ये बना दें, अच्छा खाना दे दें। क्या बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अपनी ज़ात से बाहर एक इंडिपेंडेंट वजूद के तौर पे कबूल करते हैं। मेरा ख्याल है अभी भी बहुत कम लोग, बहुत कम मेरे लिए ये तो खैर लाख में से एक पेरेंट ऐसे होंगे कि लेट गो ऑफ चाइल्ड जब उनकी शादी हो जाती है, और ये उनसे एक्सपेक्ट ना करना कि मेरे बुढ़ापे का इसने सहारा बनना है, ये हिम्मत मैंने कहा कम पेरेंट्स में देखी है अभी तक भी, जितनी मेरी बात, जितने लोगों को मैं जानती। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू में तो माँ की गोद में होता है बच्चा, उसके हगिंग, उसको जितना वो प्यार करती है, जो करती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर एक पॉइंट आता है जब बच्चा चलना फिरना शुरू होता है, जब आप उसका ख्याल आपको होता है उसे कोई चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, आप उस पर बहुत अटेंटिव रहते हो। मुझे बताएं कि बाप और माँ का मिलके बच्चों की परवरिश का कौन सा पॉइंट होना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें तो जब आप शादी के लिए खामंद और बीवी की सिलेक्शन करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि यू आर मैरिंग द फ्यूचर फादर और मदर ऑफ योर चाइल्ड। हम उस एंगल से नहीं देखते, बट दैट्स व्हाट इट इज़। दूसरी बात है कि इवन व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द वूम, even there the environment can affect the child. Exactly. Whatever mother is going through, your child is getting affected, be it mental, be it health wise. Yeah. फिर एक माँ बच्चे को अगर उसके मुंह में बोतल देती है तो ठूंसती है या प्यार से देती है? हाउ डज शी होल्ड हिम और हर? अगर उसके 8 और बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो उस तरीके से तो नहीं करेगी अगर उसका एक ही बच्चा हो। फिर माहौल में जिस तरह की उनकी आपस में डिस्कशंस होती हैं, जिस तरह बच्चे को वो हैंडल करते हैं। इब्राहिम साहब जो कह रहे थे, हमारे बचपन में तो बाप को डर के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि बैड कॉप, हाँ तुम्हारा बाप आ जाए तो उसके बाद देखो क्या होता है। सो एवरीबडी वाज स्केयर्ड ऑफ द फादर। देयर वाज, और बाप तो आपको बच्चों को उठाते भी नहीं थे, वो समझते थे कि ये मर्दानगी के खिलाफ है, बच्चों को प्यार भी नहीं करते थे उस ज़माने में। And how important is it? It is extremely important for a child to be held by both parents. Because I have not experienced it, so I don't know कि कितना important होता है ये एक बच्चे की नशोनमा और यहाँ के लिए। I think physical hug और physical affection और emotional response वही तो बच्चे की जो साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट का बेस बनता है। मैं अपने लेक्चर में यही समझाता हूँ कि एक जो कुम्हार होता है जिसके पास वो मिट्टी आती है, वो जो मिट्टी आपको आई है वो आपके बच्चे की जीन्स हैं। उसके बाद आप उसको किस तरह शेप करते हैं, वो जो हाथ हैं वो पेरेंट्स हैं। यू कैन मेक अ मेस ऑफ इट और यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। तो ज़्यादातर जो आपको लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उसके मुझे मोटी मोटी बताएं वजूहात। एक तो द चाइल्ड में बी अनवांटेड, पहले बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए उसको वो अफेक्शन जो उसका शेयर है, उस जो प्यार मोहब्बत उसको मिलनी है वो नहीं मिलती। दूसरा जो बहुत कॉमन है, माँ बाप की आपस में जो क्लैश होती है, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ आप किसी तरीके से भी एडजस्टमेंट्स तो होती नहीं है। यू इट्स अ गैम्बल एंड यूजुअली द गैम्बल इज़ नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। सो हमारे यहाँ माँ बाप में इतनी भी समझ नहीं होती कि झगड़ा भी करना है तो बच्चों की गैर मौजूदगी में करें। दे शुड नॉट अफेक्ट। बच्चे इतने चालाक होते हैं, छुपके भी करे तो उन्हें पता चल जाता है। यू हैव टू बी सो केयरफुल। यस, एंड इट्स सो ट्रॉमेटिक फॉर देम कि वो जो उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, दे आर फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। फिर मदर्स का ये होता है कि वो बच्चों को पार्टी बना लेती हैं बाप के ख़िलाफ़, वो फिर 24 घंटे उनको बाप के ख़िलाफ़ भड़काती रहती हैं। फिर कई माँ बाप होते हैं वो बच्चों को पेरेंट्स बना लेते हैं अपने इमोशनल इश्यूज़ की वजह से, उनकी अपनी अनहील्ड प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम देयर ओन पास्ट, एंड दे यूज़ देयर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन
to cuddle them and reassure them, and वो इतना ट्रोमेटिक है बच्चे के लिए कि ये उसकी उम्र है to be loved and cared for, और यहाँ रोल रिवर्सल है कि वो पेरेंट बन गया अपने पेरेंट्स का। सो हम बहुत सत्यानाश करते हैं बच्चों का, इट्स वेरी सैड। कोई तरीका होता है फिर इन बच्चों का ठीक होने का? आई थिंक पहली चीज़ तो प्रिवेंशन है। आई थिंक द मोमेंट यू डिसाइड टू हैव अ चाइल्ड, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मीट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, एक दो आप उनसे सेशंस लें कि बच्चों को पालने का तरीक़ा क्या है जब वो पैदा होते हैं, स्कूल एज में, टीन एज एक और ही गेम है, वहाँ पे बहुत मसाइल होते हैं। दे शुड लर्न हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन। सब देखें, ये भी रिकमेंडेशन आप एक मखसूस तबके को ही कर सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने किताब पढ़ ली थी बिकॉज़ मेरी जो डॉक्टर सामिया फ्रेंड हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी भी साथ ही प्रेगनेंसी थी, तो हम दोनों इकट्ठे प्रेग्नेंट थी, तो जो वो पढ़ती थी वो मुझे भी फ़ोटोस्टैट करा के दे देती थी। पर एक आम एंड स्पेशली अगर हम दरमियाने और बिल्कुल ही जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने बच्चे होते हैं, माँओं को समझ ही नहीं आ रही होती कि घर का काम भी करना है, मियाँ को सुबह उठ के ताज़ा रोटी और पराठा भी देना है, शाम को भी देना है, सास को भी या ससुर को दवाई भी देनी है, बच्चे भी हैं, वो बेचारी क्या करे? आपका क्या ख्याल है इसमें डॉक्टर साहिबा? इसमें इसी तरह मेरा ख्याल है कि मैस अवेयरनेस ही क्रिएट की जा सकती है कि क्योंकि जाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी तो उन लोगों की नहीं होती कि वो किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें या वो कोई बुक पढ़ें या वो एग्जैक्टली तो इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों की अप्रोच होती है वहाँ तक, जैसे हमारी ये जो मिडवाइफ्स होती हैं या जो इस किस्म के जो लोग हैं जो इन इलाकों में गायनी की सर्विसेज दे रहे होते हैं, उनको अगर साथ साथ थोड़ा ट्रेन किया जाए तो मे बी वो थोड़ी सी मैस अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये वो वाला काम है जो कि मैसिव लेवल पे अगर इसको गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे तो फिर ही ये हो सकता है। इस पे तो इमरजेंसी लगनी चाहिए बिकॉज जो बच्चे आपके हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, हमारी नेशन वो 75% जवानों पे है, और जो ऐसे जवान हम बड़े करेंगे वही मुल्क का हाल होगा। बट अलाउ मी टू से दिस, आई डोंट नो नबिया का व्यू क्या है। टू मी द फर्स्ट चाइल्ड अब्यूज़र इज़ अ बैड पेरेंट, जो हमारे यहाँ बहुत है। दे हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़ टू पेरेंट अ चाइल्ड। एक दफ़ा इसके ऊपर मैंने एक सर इज़ वेरी राइट, मैंने इसके ऊपर एक राइटिंग भी लिखी थी और उसमें ये था कि अगर कोई बच्चा इस वजह से, फॉर एग्जांपल कोई बच्ची पिंक कलर पहनना छोड़ देती है कि उसको ये कहा गया है कि तुम्हारा रंग काला है, तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, या अगर कोई बच्चा जो है वो किसी स्पेसिफिक तरीके से बोलना छोड़ देता है, ये भी चाइल्ड अब्यूज़ है क्योंकि वो कैरी करता है, वो ट्रॉमा वो कैरी करता है अपने साथ, वो सारी उम्र कैरी करता है। वो बड़ा होके भी कॉन्शियस रहता है कि मुझे ये कलर पहनना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस, ये अप्रूवल उसको पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिला हमारे होता। तो बचपन में नाम रख दिए जाते हैं, Exactly. कालू, मोटू, गंजू, गुगलू को मोटू मोटू, तो सारी जिंदगी। एंड वी आल्सो मस्ट एडमिट कि ये जो गरीब तबके में बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि इनकम का सोर्स है। दिस इज चाइल्ड अब्यूज, यू आर यूजिंग देम एज अ व्हीकल फॉर मेकिंग मनी। एग्जैक्टली। या सही साहब, आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जो बच्चों और बच्चियों को अलग अलग पालने का एक रिवाज है ना, आपके दोनों हैं बच्चे, और मैंने जितना आपको फेसबुक पे और आपकी किताबों में जाना है, मुझे परवरिश पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो ये आपका कॉन्शियस एफर्ट था? बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट थी ये। अभी थोड़ी देर पहले आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी और आप कह रही थी कि ये हक करने का एक्सपीरियंस ये क्या होता है। मुझे वाले साहब ने कभी नहीं चूमा, वालदा ने भी नहीं चूमा। वो बेचारी चरखा चलाने में लगी रहती थी, बच्चों का पेट पालने में, यानी 7-8 बच्चे हैं, उन्हें पालना है। वाले साहब इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन एहसास होता था कि यार हम देखते थे, और भी तो पेरेंट्स थे ना जो अपने बच्चों को लाड करते थे, प्यार करते थे। और फिर दूसरा मामला ये था कि हमारे बड़े भाई की जो शादी हुई तो हर साल एक मॉडल जो है ना घर में आ जाता था। मुझे इरिटेशन होती थी कि लड़के के चक्कर में
लड़कियां पैदा हुए 4, 5 बेटियां और 3 बेटे, और फिर जाके उन्होंने, तो मैंने बहुत अर्ली एज में ये सोचना शुरू कर दिया था कि अव्वल तो शादी नहीं करनी, और अगर शादी की तो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं करने, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी कि अगर लड़कियां हैं तो मैं उनके चक्कर में लड़का पैदा कर रहा हूँ। नो, वो मुझे मैं सोचता था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वालिद के लिए या एक वालिदा के लिए बच्ची जो है वो बच्चे से कमतर हो सकती है। हाँ, नहीं आती समझ। नहीं, मैंने कभी भी नहीं। और वही हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो 2 बेटियां पैदा हुई, और हमने कहा भाई बस, और उसी पे कायम रहे। और चूँकि मेरे जहन में ये था कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ये तो बड़ा खूबसूरत डिफरेंस है, ये नक्स नहीं है। बिल्कुल। अगरचे मेरी सोसाइटी तो मुझे यही मैसेज दे रही थी ना, तियां दा पता न पराया वे बाबला, तू प्यार क्यों इन्ना पाया वे बाबला। और हमारे यहाँ ये था कि बेटा तो एक चेक है जो साइन करके हमने मतलब कि कैश करवाना है, और बेटी वो है जिसको हमने, और एक तरह की प्राइड भी समझी जाती थी उस औरत के लिए भी, प्राइड कि देख मैं तेनू मुंडा जम के देता हाँ। है, और उस आदमी के भी लोगों में मेरा तो मुंडे ही होंगे ने मेरे। आई हैव स्टिल सीन दैट इन मैन। बेटे मैं हैरान हो जाती हूँ। मुझे ये था कि मैं ये सोचता था कि कौन सा ऐसा काम है जो मर्द कर सकता है और औरत नहीं कर सकती। तो मुझे मालूम हुआ कि एक काम ऐसा है जो औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। बच्चा तो भाई असीदे लगे गए। हत्ता कि बाद में जब मेडिकल साइंस पढ़ी तो पता ही लगा कि जेंडर भी डिटरमिन मेल स्पर्म से ही होता है, मेल नहीं करना है। तो मेरा तो ये कोई ये भी प्राइड चला गया। तो बहरहाल ये वक्त के साथ साथ फिर ये है कि मुझे सोचना आ गया। वो जो स्कूल में जो कुछ हो रहा था, घर में जो कुछ हो रहा था, तो मेरे अंदर सवाल पैदा हो रहे थे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते। और सच्ची बात है कि मुझे बहुत अर्ली एज में ये एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। मेरी आइडेंटिटी पैसा होना चाहिए, कोई ओहदा होना चाहिए, या कोई हुनर और सोच होनी चाहिए। तो मैंने ये चुना। तो आप तो वन ऑफ हुए ना, बाकी बताइए बहन भाइयों ने कुछ बदला अपने आप को? वो यूँ समझें कि मेरे बड़े भाई जो थे वो मुझसे 18 साल बड़े थे, और बल्कि वालिद का रोल वो ही अदा कर रहे थे। यानी हमारी सब मादी ज़रूरतें गुर्बत के बावजूद वो पूरे डेडिकेशन से फुलफ़िल करते थे। लेकिन पढ़ाई में इतने ज़ालिम थे कि हम इतवार को दुआ करते थे, या अल्लाह इतवार ना आए या भाईजान ना आए घर। बट उनकी भी देखें ना कितनी जिंदगी मुश्किल हुई। हाँ, बिल्कुल। इफ यू हैव टू रेज योर सिबलिंग्स बिकॉज योर फादर इज सो ओल्ड नाउ, हाउ हार्ड इट इज। मैं उन्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है। अच्छा हुआ ये नहीं, उनकी जिंदगी में कह रही हूँ, बड़े भाई की तो ये नहीं है। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने बहन भाइयों को पाले। मुझे बहुत समटाइम्स बहुत सारी बच्चियां भी ऐसे कर रही होती हैं कि अपने छोटे बहन भाइयों को बिल्कुल माँ बन के संभाल रही होती हैं। वो आखिरी वक्त तक, तकरीबन कुछ पहले तक, मुझसे मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में रहे कि ये जो सोच रहा है ना, जितना इंडिपेंडेंट तरीके से ये सोचता है, ये किसी गड्ढे में ना गिर जाए। वो खौफ था उनका। और उसके अलावा उन्हें अपने लाइफस्टाइल के लिए भी वैलिडिटी चाहिए थी, जो लाशौरी तौर पे हम चाहते हैं कि जो मुख्तलिफ चल रहा है, जब ये नाकाम होगा तो हम वैलिडेट हो जाएंगे। लेकिन अंदर से ख्वाहिश भी होती काश ऐसा ना हो। ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास में बच्ची और बच्चे का फ़र्क नहीं है। बट अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर एक क्लर्क हूँ या कहीं पे चपड़ासी हूँ और मेरी 3-4 बेटियाँ हैं, उन्होंने बस स्टॉप पे खड़े होना है, वहाँ से उन्होंने कॉलेज जाना है, वापस आना है, वहाँ पे लड़के उनके इर्द गिर्द नंबर फेंकेंगे, कोई एसिड फेंकेगा, कोई आवाज़ कसेगा। These things are also important। लड़का हो परवाह नहीं, अगर रात को दवाई मुझे चाहिए 2 बजे
मैं बच्ची को नहीं भेज सकता, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, बेटा हो तो वो जा सकते हैं। सो आई थिंक लोअर मिडिल क्लास में देयर इज़ अ रीज़न व्हाई बॉयज़ आर प्रेफर्ड, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल इश्यूज़ फॉर दैट। इसी तरह एग्रीकल्चर साइड पे देखें, अगर आपके बेटे हैं तो आपकी फील्ड्स और आपकी जो खेती बाड़ी है उसका ध्यान रखने वाला है। अगर बेटियां हैं तो आप किससे वो काम करवाएंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। सो हमें ये भी देखना है कि कल्चर हमारा ऐसा है कि लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने पे इस तरह। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि ये तो अमरे वाक़या है, क्वेश्चन ये है कि हम मुख्तलिफ अक़वाम को देखते हैं ना, तो उनकी भी अब एक बैकग्राउंड है, क्योंकि चीज़ें कहीं माजी से चली आ रही होती, कोई थॉट्स होते हैं जो हमारे जहन में ये सारी सूरतें बनाते हैं और हम उस चीज़ को, उस जुल्म को नॉर्मल समझ के बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो क्या हम ढूंढ सकते हैं कोई फैक्टर्स ऐसे कि ये माइंडसेट बना कैसे? देखिए, वेस्ट में तो नहीं है। आज मैं अगर वेस्ट में सेटल्ड हूँ तो मैं रात को अपनी बेटी को 2 बजे भेज सकता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ लॉ, सेफ्टी है। सो इट्स मोर टू डू विद द सोशल सेटअप दैट यू हैव। वो वहाँ पे आपकी बच्चियाँ चाहे 2 हों 3 हों, डजंट मेक अ डिफरेंस बेटे बेटी में, कोई फ़र्क नहीं। बट यहाँ पे मुझे तो रात को नींद ना आए अगर मुझे पता मेरी बेटी बस स्टॉप पे खड़ी वेट कर रही है और उसने भी घर आना है। बिल्कुल। एंड दैट्स अ जेन्युइन फियर। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि औरत और मर्द पैदा नहीं होते, ये एक माइंडसेट है जो बिल्कुल औरत और मर्द बिल्कुल बनाता 2 इंसान पैदा होते हैं, और उसमें जिनमें से एक को हम जेंडर समझ के उसको अलग तरह पालते हैं और दूसरे को अलग तरह पालते हैं। और शायद इसकी ये वजह तो नहीं है कि हमने फ्यूडल दौर में, चूँकि मर्द मस्कुलर था और वो ताकत वाले काम लगता था कि वो औरत के मुकाबले ये तो हंटिंग डेज ज़्यादा से है, आसानी से कर सकता है, तो लिहाजा उसे हमने मईशत से जोड़ दिया कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, और लड़की जो है वो तो आई थिंक कुछ जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। मसलन अगर एक आदमी को बच्चा पालना हो राइट फ्रॉम डे 1, वो क्या सारी रात, जैसे हम कहते हैं कि माँ गीले पेशाब वाले साइड पे खुद सो जाती है बच्चे को, and it has happened with all of us mothers. Exactly. I will different. Can a man do that? Can a man do Yes, that? I did it. नहीं, फिर आप और तरह के, पर यूजुअली नहीं। देखें, एक्सेप्ट अगर एक्सेप्शन भी हो ना तो वो एक नहीं, most men will they That do means it. कि अगर एक औरत भी कोई काम कर सकती है जो बाकी औरतें नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये औरतें कर सकती हैं। ये एक पूरी फ़िज़ा है जिसने बाकी औरतों को मुअत्तल कर दिया, उसमें मुअत्तल बना दिया दूसरे लफ्ज़ों में। तो मेरा ख़्याल है कि ये टेंडेंसी पैदा की जा सकती है। मैंने अपनी बच्चियों के साथ इसी तरह, और बल्कि मेरी जो दूसरी बेटी थी वो बड़ी जल्दी पैदा हो गई थी। आपका अपना एक्सपीरियंस इज परफेक्टली वैलिड, बट आप अगर सोसाइटी में देखें तो 100 मर्दों में से कितने हैं जो ये रोल यही कर तो अफसोस सकेंगे? है, हम इसी की तो बात कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली भी तो पॉसिबल नहीं होता ना। अगर कोई इंसान मजदूर है, सारा दिन मजदूरी करके आया है, वो बेचारा नहीं रात को ये कर सकता। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, उमर ने सुबह 7 बजे जाना होता था नौकरी पे, और नूरू बार बार उठती थी, तो उमर ने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। दैट डजंट मीन कि वो बुरा फादर है। इफ़त, अगर मुझे ये बताइए कि जैसे यूरोप के कई मुल्कों में है कि मर्दों को भी छुट्टी मिल जाती है प्रेगनेंसी के हवाले से, इस पे तो बीवी को मतलब सपोर्ट अगर करने के लिए यहाँ पर भी अब हमारा कुछ थोड़ी मर्द सी जो है होने वो लग गई लेबर हैं रूम में ऐसी नहीं जा इनोवेशंस। सकता, वहाँ हस्बैंड जो है वो नहीं, यहाँ बीवी के साथ चॉइस से खड़ा जाते होता है। नहीं है, दे कैन। नहीं, देखिए, अगर चॉइस भी हो तो हम फिर भी नहीं जाएंगे, हम फंसे हुए हैं। देखिए, मैं असल में ना मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि अगर 50,000 लोगों में 10 मर्द भी ऐसे हैं जो बीवी को उसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे के हवाले से जैसे बीवी हिस्सा डाल रही,
तो ये कोई मामूली एग्जाम्पल नहीं सर, है। दैट मीन्स कि ये हो सकता है। मैं उस पर बात कर सर रहा हूं। आपकी बात चाहे ठीक मतलब है कि 50,000 माइंडसेट की, साल बाद। लेकिन जिस तरह सर कह रहे हैं माइंडसेट के साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी तो चाहिए ना। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, हम माइंडसेट तो दे देंगे। फॉर एग्जांपल अब बाहर के मुल्कों में एक तो अपॉर्चुनिटी ये है कि सेफ़ एनवायरनमेंट है। इसके अलावा अगर हम बच्चियों के हवाले से बात करें तो उनकी जो परवरिश है वो फ़ियर ड्रिवन ही होती है कि यहाँ ना जाना, अब बड़े हो गए, अब ये करना है वो करना है। उसकी बजाय जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा इस किस्म के स्किल्स हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं है कॉमन। ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हालांकि ये स्किल्स मौजूद हैं कि हम बच्चियों को माइंडसेट तो दे रहे हैं कि ठीक है तुमने नहीं डरना किसी से, लेकिन हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि अगर आपको कोई मिल जाता है इस किस्म का कोई बंदा तो फिर आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगेन वही बात है कि जब हम इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाए, गुड बैड टच की बात सिखाई जाए, तो बहुत तरह की अपोजिशन ये आती है कि हम बच्चे की इनोसेंस ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अभी बच्चे को हम क्यों बताएं। सो इसमें भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है डॉक्टर साहब। सो हाउ टू डील विद दैट, क्योंकि मुझे भी कितने अफसोस की बात है और कितने दुख की बात है कि हमारे बच्चों को भी लोग मोलेस्ट करते हैं। आई मीन इससे बड़ी ट्रेजेडी इस दुनिया में मुझे और कोई नजर नहीं आती है, पर होते हैं। But there are reasons for that, Yeah. because we are a very very sexually repressed and frustrated लेकिन अब society. वेस्ट में ये हो गया कि इस पे इतनी को सजाएं और इतनी पनिशमेंट दे दिए कि आई थिंक कि वहाँ पे अब लोग थोड़ा सा होता तो होगा लेकिन रिपरकशन नहीं, है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ से बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में इंसेस्ट भी है, चाइल्ड अब्यूज़ भी है, एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट। और उसको छुपाया भी जाता है। बच्चे को ये भी नहीं हम कभी बता सके या कह सके तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ तो नहीं, बच्चे मुझे बता दो, किसी ने तंग तो नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं कभी किसी ने पूछा। ये हमारे अपने हैंगअप्स हैं। हाँ, मैंने पूछे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि 18 साल की उम्र तक मैंने आखिरी दफ़ा अपनी बेटी से पूछा था, बच्चे हैव यू एवर बीन इनअप्रोप्रिएटली टच्ड बाय एनीवन? कहती नेवर मामा। एंड आई थिंक कि ये मेरी परवरिश का सबसे अहम पॉइंट इसलिए था बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड दैट यू नेवर फॉरगेट इट। इससे बड़ा हार्म किसी इंसान को हो नहीं सकता। और हमारे यहाँ जितने लड़के भी मोलेस्ट हुए हैं, अगर कभी उनसे भी पूछे ना, क्योंकि बचपन में तो वो भी उतने ही वल्नरेबल होते हैं। वैसे नबिया, आपके ख्याल में हमें जब बच्चियां 12-13 की होती हैं उनको किस तरह गाइड करना चाहिए अबाउट शायद उससे पहले? सर क्या बात कर रहे हैं, बच्चियां 3 साल की उम्र से, उससे भी पहले। आई एम सॉरी बट एज कौन सी राइट है where they will understand what we are talking about? आई थिंक 8 to 9 years पे ना बच्चे अच्छा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और उससे पहले मुझे आप दोनों हजरात, और आप एक गहरी नज़र रखते हैं माशरे पे, माँ बाप को अपने बच्चों को इससे कैसे प्रोटेक्ट करना है? अवेयरनेस, क्योंकि हम अगर उन्हें अवेयर नहीं करते और हम उस माशरे में भेज देते हैं और इवेंट होने के बाद अगर हम उन्हें बताते हैं तो ये उनके साथ भी ज़्यादती है। नहीं, आप बच्चे को आई थिंक बगैर सुपरविजन की एक एज तक नहीं कहीं अकेला छोड़ना चाहिए। वो तो सबसे बड़ी डेफिनेट बात है, वो तो डेफिनेट बात है। आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मैं अच्छा अवेयरनेस के लिए भी ना, जो सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स का बच्चे के साथ रिलेशनशिप कैसा है। यानी जैसा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम उसकी इज़्ज़त नफ्स को बर्बाद करते रहते हैं, वो बच्चे को आप अवेयरनेस भी दे देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बुनियादी ज़रूरत ये है कि बच्चा आपसे खौफज़दा ना हो और पूरा सच बोलने की हिम्मत रखे, फिर आप अवेयरनेस दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम। और दूसरी बात, एक NGO है हमारे यहाँ साहिल, जो चाइल्ड एब्यूज़ पे बहुत काम करती है, और एक दफ़ा मुझे उनकी वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला और मैं हैरान हो गया। मैं उससे पहले सोच भी नहीं सकता था कि 1 घंटे में कितने बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं। नहीं, ये तो खैर उन्होंने जो बताया, इंकशाफ किया कि हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा ख़तरे का शिकार घर में होते हैं।
ऑफ कोर्स, और करीब तरीन अजीजों जो इंसेस्ट जितना की बात आपके लिए अप्रोच, आप कई दफा ऐसे लोगों के हाथ में बच्चा पकड़ाते हैं, जरा ख्याल रखिए जरा नहीं ख्याल रखता, तो आपने तो किसी को ट्रस्ट नहीं करना है एट फॉर सर्टेन टाइम, कि जब तक बच्चा मुंह से आपको बताए और उसको इतना कॉन्फिडेंस दे कि कब आपने शोर मचाना है, कब आपने वहाँ से उठना है, और ये भी समझाना है कई दफ़ा आपको वो सिचुएशन ही नहीं आने देनी जहाँ बच्चा किसी के साथ अकेला है, क्योंकि फिर वो बच्चों को मार भी देते हैं, एंड वी हैव सीन दैट। मेरे ख्याल से बच्चे की परवरिश में और बहुत चीज़ें, नरिशमेंट, माँ का प्यार, माँ की ममता के अलावा विजिलेंस। पर आप देखिए, हम जिस सोशल क्लास में हैं, आप सोचें जो 80% हमारे गली महल्ले गांव शहरों में रहते हैं, 8-8 बच्चे हैं, वो छोटी बच्ची 6 साल की होगी, जाओ दुकान से फ़लानी चीज़ ले आओ, लड़के को फ़लानी, एंड देन दे वंडर व्हाट हैज़ हैपेंड जब खुदा न खास्ता she has been raped by somebody. Why send her alone? Because they have no choice. You always have a choice if you are a parent, Dr. साहब। ये माफी में पेरेंट को नहीं दे सकती। मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब आप इतने बच्चे पैदा कर लेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट के, इनसे हमें इनकम आएगा, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। और आप इतने छोटे बच्चों को, आप तो शुक्र है 16 एज पे एक वो लग गया है कि इससे कम एज पे आप हाउस हेल्प नहीं रख सकते, वरना 9-9 साल की बच्चियाँ, और हमने देखा है कि उन पर सुनी है कहानियाँ किसने किसको मोलेस्ट किया, लोगों की तलाक़ें हुई हैं इस बात पे, और बड़ा बड़ा कुछ हुआ है। तो इन सिचुएशन को अवॉइड करना, इसकी तालीम बहुत ज़रूरी है। ये तो एक मैंडेटरी होना चाहिए कि जब निकाह भी मौलवी कर रहा हो ना, तो बहुत दुआओं के साथ ना एक इस पे भी लेक्चर होना बहुत ज़रूरी है। मौलवी देना तो चाहिए उन्हीं को, निकाह तो वही करते हैं। अब हम भी I don't think he knows what is to be said. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो, ये तो हमने ज़रा ऊंची बात कर ली कि नरिशमेंट और इसकी हमने बात कर ली। अब मैं आप दोनों डॉक्टर्स से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें वो पॉइंट्स बताएं जो कि हमने फ्रॉम बर्थ टिल द एज, जब बातचीत, बच्चा सवाल और जवाब की एज तक आता है, तब तक हमें किन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है वाइल रेजिंग अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग? आई थिंक कुछ तो नबिया बता दें कि मेरे नज़दीक तो हमें बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 माह से जो 5 साल का वक्फा होता है, उसमें अटैचमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अटैचमेंट से मुराद है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड है, कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर पेरेंट्स आर इमोशनली अनअवेलेबल और फिज़िकली अनअवेलेबल, या वो हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं, डांटते हैं, तो वो बॉन्ड एंक्शस अटैचमेंट बन जाती है। एंड देयर इज़ नॉट अ 6 महीने के 6 महीने और 5 साल के दरमियान उसके जो असरात हैं वो फिर सारी उम्र एज एन एडल्ट आपको बग करते रहते हैं, बिकॉज यू क्लिंग टू पीपल, बिकॉज यू फील एंक्शस, नीडी हो जाते हो। जी, फिर आपको जहाँ भी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होती है, यू लोग जो भी आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट इम्पोर्टेंस देता है, यू क्लिंग टू दैट पर्सन। और इसी तरह एक होती है अवॉइडेंट अटैचमेंट, इसी से, जिसमें आप यू रीच आउट टू पीपल बट देन यू गेट स्केयर्ड कि आई कैन नॉट हैंडल दिस, और इसके इतने दूर तक असरात जाते हैं। सो यू हैव टू गिव योर चाइल्ड लव, अफेक्शन, केयर, और उस ज़बान में प्यार करें जो उस स्टेज का बच्चा समझ सकता है, चाहे वो फिज़िकल हग हो, चाहे वो वर्बल एक्सप्रेशन हो। ही शुड हैव अ सिक्योर बॉन्ड विथ यू। ये फाउंडेशन उसकी पर्सनालिटी की बनती है, और इसके असरात बहुत देर तक रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको और बेहतर मालूम होगा इन स्टेजेस के बारे में। इन स्टेजेस का, ये जिस तरह सर ने कहा, एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जिस तरह माइलस्टोन्स हम कहते हैं बच्चों के, कि इस एज में बच्चे ने ये अचीव करना है, इस एज में बच्चे ने ये अचीव करना है, पेरेंट्स उसके बारे में अब काफ़ी हद तक अवेयर होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि वो अवेयरनेस उनको ना परफेक्शनिज़म की तरफ लेकर जा रही होती है कि अच्छा बच्चे ने अभी तक ये नहीं किया, ये नहीं किया, और उसके साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि बैड बिहेवियर के भी माइलस्टोन्स होते हैं। जिस तरह बच्चे इस एज के अंदर
मारते हैं, इस एज के अंदर बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, गुस्से में आते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, वो समटाइम्स नॉर्मल होता है उस एज के लिए, लेकिन पेरेंट्स उसमें बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जनरली एक अफेक्शन और वो सब चीज़ें तो खैर बहुत ज़्यादा बेसिक हैं जो होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा बस अपने ज़हन में ये रखें कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे हमने डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, या हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या ये कैसे गलत तरफ चला गया। अब एक चीज़ हो गई है, उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बैड बिहेवियर्स के अगर माइलस्टोन्स हैं और बच्चा वो शो कर रहा है तो हम वेट करें कि वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आता है कि हम किस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं और कौन सी ऐसी मुझे चंद वजूहात बताएं जो कि वाकई नोटिस करनी चाहिए अगर इस बच्चे में जब वो नया नया स्कूल जाना शुरू होता है पैदा होने से तब तक कहाँ बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना अगर मुतवातर हो रहा है, और कहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे मैं आपको कहती हूँ, आपने कहा कि कुछ बच्चे देर से जब बोलते हैं पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, वो किस हद तक नॉर्मल होता है। फिर कुछ बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, इज़ इट नॉर्मल या नहीं। एंड देन गुस्सा, अननेसेसरी गुस्सा, अगर एक एज में जब आपको पता ही नहीं कि गुस्से की क्या बात है, जब आप अवेयर ही नहीं हो, फिर क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, वो कहाँ जाके एक थोड़ी सी परेशानी का बायस बनना चाहिए। फिर छोटी छोटी बातें होती, बच्चे को चोरी की आदत लग जाती है, छोटे से बच्चे को किसी की चीज़ उठा लेगा, झूठ बोलने की। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 55 से लाइक 3-4 साल की उम्र से कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सो थोड़ा सा मुझे आप दोनों अगर इस पर एक्सप्लेन कर। इसके अंदर एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, मतलब बच्चे बैड बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें गाइड करते हैं और गाइड करने में भी फिर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चा फ़ौरन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा शेप हो रहा है तो हम उसमें फिर अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि बच्चा बेहतर हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है तो हम उसका शेप करते जाते हैं बिहेवियर। लेकिन अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि बच्चा झूठ बोल रहा है, बोलता चला जा रहा है, आप मना भी कर रहे हैं, आप पेनल्टीज़ भी दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आपने अपना हर हरबा आजमा लिया, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है और इंटेंसिटी में ख़ास तौर पे वो वाले बिहेवियर्स ज़रूर उनके बारे में गाइडेंस लेनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को या ख़ुद बच्चे को नुकसान पहुंच रहा हो। मसलन जिस तरह चीज़ें तोड़ना, मारना, या किसी की चीज़ उठा लेना, और ये अगर बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हो तो फिर इसमें, क्योंकि इसके अंदर दूसरे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ख़ास तौर पे जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चे को अगर इंसाइट ना हो कि ये गलत बिहेवियर है, यानी आप उसको बार बार बता रहे हो लेकिन बच्चा रियलाइज़ ही नहीं कर रहा कि ये गलत बिहेवियर है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। आई थिंक इसमें एक और चीज़ जो हम अक्सर पढ़ाते हैं डॉक्टर्स को कि जब बच्चे में सिम्टम्स पैदा होते हैं तो ज़रूरी नहीं बच्चा बीमार है, अक्सर फैमिली में कोई ना कोई और इश्यू होता है जो बच्चे में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सो बच्चे की अगर पेट में दर्द है या एंटी सोशल बिहेवियर है तो यूजुअली द प्रॉब्लम मे बी इन द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स, या कोई और इश्यू है फैमिली में जो बच्चे के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। सो आई थिंक नबिया इज़ मोर एक्सपीरियंस कि जब आप फैमिली सेशन करते हैं तो देन यू रियलाइज़ कि असल बीमारी तो कहीं और है। ये सर ज़्यादा शो होता है जब फिज़िकल सिम्टम्स बच्चों में आ रहे होते हैं, जैसे पेट दर्द है, ख़त्म नहीं हो रहा। इवन आई ट्रीटेड अ गर्ल जिसकी साइकोजेनिक कफ थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इसमें ये होता है कि पेरेंट्स के अगर डायनामिक्स जो हैं वो मतलब ठीक नहीं है, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रह रहा है, बेशक पेरेंट्स में ना हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो समटाइम्स अनकॉन्शियसली बच्चा जो है वो एक रोल अडॉप्ट कर लेता है कि सारी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है, वो एक सेकेंडरी उसको फ़ायदा मिल रहा होता है, जानबूझ के नहीं होता। लैक ऑफ अटेंशन, बच्चा अटेंशन मांग रहा है, कर रहा होता है, उसकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से भी सिक रोल बच्चा समटाइम्स अनकॉन्शियसली उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता, क्योंकि उसको जो बेनिफिट्स उस सिक रोल में मिल रहे होते हैं, माँ बाप लड़ना बंद कर देते हैं, उसको तवज्जो ज़्यादा मिल रही होती है, प्यार मोहब्बत ज़्यादा मिल रहा होता है, तो वो सिक रोल से बाहर आना ही नहीं चाहता अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पर फिर हमें पेरेंट्स को ट्रीट करना पड़ता है। बट इफ़ आई कुड आस्क यू अ क्वेश्चन, आई थिंक आप ज़्यादा बता सकेंगे। हमारे यहाँ बच्चों को ब्लैकमेल पेरेंट्स क्यों करते हैं कि हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बच्चे ने तो नहीं कहा था कि मैं पैदा होना चाहता हूँ। ये कांस्टेंट ब्लैकमेलिंग क्यों है हमारे कल्चर में पेरेंट्स की तरफ से?
बड़ा आसान है भाई, उन्होंने हमें पैदा किया है। But if I But had, that's what we are told ना। देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमें हम समझते हैं कि बच्चे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट सिर्फ माँ बाप की, बड़ों की है। हम अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं, हम उनके सामने बोलते नहीं हैं तुम बदतमीज़ कर, यानी अच्छा जब तक बच्चा हम पे डिपेंडेंट रहता है हम बड़ी लाडियाँ करते हैं क्योंकि वो हमसे कोई मुतालबा ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो इस 5-6 साल की एज से आगे आता है, जब वो जवाब देना शुरू करता है ना, वो आपकी हर बात को पसंद नहीं करता, वहाँ फिर अच्छी खासी वो माँ की ममता भी चैलेंज हो जाती। बाप की बापता तो खैर उसे हम क्या बात करें, माँ की ममता भी चैलेंज हो जाती। वो सिर्फ मतलब है कि बाप के सामने जो है ना वो बच्चे को ज़रूर प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसका हशर भी कर सकती है, यानी वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, मोहब्बत नहीं करती। आपने अपनी ज़िंदगी में आपने 2 बेटियां पाली हैं, मैंने 3 पाली हैं। जी जी। बट ऑनेस्टली आई स्टिल फील आई विश आई कुड हैव बीन अ बेटर फादर। हालांकि दे आर ब्यूटीफुल चिल्ड्रन और बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। आई स्टिल फील आई शुड हैव डन बेटर। लाइकवाइज आप मैं बिल्कुल आपसे इत्फाक करता हूँ कि जब तक मैं वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद थी शादी से पहले, तो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मुझे जैसा फादर होना चाहिए था मैं वैसा फादर नहीं था। Isn't that a better अब मैं अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर फादर हूँ और बल्कि मुझे प्राइड फील होता है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपने बच्चे को बचाना है ना लोगों के फ्रॉड से, मोलेस्टेशन से, जो भी है एक्सप्लॉयटेशन से, बच्चे को अपने साथ जो है ना मोहब्बत के साथ जोड़ना, बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग। मर्द को तो आमतौर पे औरतों ने ये रखा होता है डराने के लिए, जैसे पहले बात हो गई थी और अब्बा आएगा तो मैं दसाएंगे। एग्जैक्टली, भाऊ बनाया होता। एक ये भी तो और वो मैं बात ये कर रहा था कि जैसे ही बच्चा आपके मुकाबले पे आना शुरू करता है वो जवाब देना शुरू कर दिया, आपका कंपटीशन उसके साथ शुरू हो जाता है। आप 6 साल के बच्चे को अपने मुकाबले पे जो है ना खड़ा कर लेते हैं, आप उसको अपनी ज़ात से बाहर एक ऐसा वजूद तस्लीम नहीं करते कि जो अपने लिए आप चाहते हैं उसको भी ज़रूरत है उसकी। और हम अक्सर 30 साल की उम्र में जो है ना 3 साल के बच्चे से तवक्को कर रहे थे कि वो उसी तरह बिहेव करे जैसे 30 साल का मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैं 30 साल का होकर भी दुरुस्त बिहेव नहीं कर रहा। मैं बच्चों के साथ जो कर रहा होता हूँ वो कोई मुझसे पूछ ले कि ये 30 साल के बंदे का हर काम है ये जो तुम कर रहे हो। तो बच्चों से हमारी, और फिर ये है कि हमारा ये तसव्वुर नहीं है कि बच्चे को गलती करने की इजाज़त दी जाए, हम उसको कोई रोबोटिक किस्म का एग्जैक्टली और हम ये तसव्वुर ही नहीं करते कि यार ये गलती से कितना अच्छा इंसान बन सकता है। हम उसे डिसीजन नहीं लेने देते, हम तो दुकान पे भी जाके फैसले नहीं तुम ये नहीं लो ये ले लो, तुम ये नहीं लो ये, सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक। नबिया मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब 24-25 साल के आदमी की शादी होती है, 26 साल में बाप बन जाता है, तो जो विजडम एक बच्चे को पालने की 40 साल पे आती है वो 25 साल के बाप को नहीं होती। एंड दिस इज़ वेयर आई फील ग्रैंड पेरेंट्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, assuming that they are emotionally mature for their age. Assuming कि वो थोड़ा सा खुद भी जैसे उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि वो अपनी गलतियां दोहराएं ना। समटाइम्स ये होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपनी पेरेंटिंग इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जो कि फिर क्लैश करती है और फिर उस वजह से भी प्रॉब्लम्स कई दफ़ा क्रिएट हो जाते हैं। बट डू यू थिंक एक 25 साल का मर्द अपने बच्चे को विजडम को दे सकता है जो कि देनी चाहिए? वो जो मैंने कहा ना कि जैसे म्यूचुअल लर्निंग वाला फेज़ होता है, और ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर वैसे तो खैर ये है कि उनकी डायनामिक्स जो है, हमारा तो सोशल फैब्रिक जो है अभी तक सस्टेन कर रहा है, बाहर बदल गया है, लेकिन ये कि ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव हो तो बहुत सिग्निफिकेंट है। और बच्चों का जो बॉन्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है वो बहुत ही एक खूबसूरत बॉन्ड होता है। अगर खूबसूरती से उसको लेकर कुछ जितना अपने बच्चों से नहीं होता। सुना है, क्योंकि मेरी माँ ने जिस तरह मेरी बच्ची
को एग्जैक्टली पाला 16 साल की उम्र तक, काश उन्होंने मुझे भी वैसे ही पाला होता। एग्जैक्टली बट शी वाज वो काफी हद तक बदल चुके होते हैं, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। अलोन तो ये वही 25-40 वाला डिफरेंस है। एंड यस इट इज और आई थिंक इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, जो यंग पेरेंट्स होते हैं, उनको भी अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि वो उन्हें अलाउ करें, वो उनकी नर्चरेंस को और उनके एक्सपीरियंस को सीख देख करें। रही हूँ यंग मदर्स में, लेकिन अगेन दैट्स अ सर्टेन क्लास जहाँ पे बहुत अवेयरनेस है कि But that's a very small fraction. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। एंड अगेन जो किताबें पढ़ते हैं, जिनके पास ये लग्जरी है टू लर्न, Exactly. मतलब कि ये भी तो एक लग्जरी है ना कि इस पे रिसर्च कर ली, अच्छा ये मेरा बच्चा ये कर रहा है। हमारे यहाँ तो माओ को टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो इब्राहिम साहब ने बात की कि हम बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते। आई थिंक हम बच्चों को अनकॉन्शियसली अपना सेकंड एडिशन समझते हैं और बनाना चाहते हैं। जो काम हम ज़िंदगी में नहीं कर सके, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरा दामाद या बेटा ज़रूर डॉक्टर बनेगा। मेरी अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं जो मैं उनसे पूरी कर रहा हूँ, और जितने वो कंप्लाइंट होंगे उतने ही अच्छे बच्चे हैं। हमारे स्कूल्स में भी यही है कि जो बच्चा सवाल पूछता है, क्वेश्चन करता है, एक्सप्लोर करता है, ही इज़ द बैड गाय, और जो क्वेश्चन नहीं करता, जो उस्ताद है उसको रिप्रोड्यूस करके पेश करता है, ही इज़ द गुड गाय। और हमारे घरों में भी यही है, वी हैव टू इनकरेज क्वेश्चन। अच्छा सर, आपको ये लगता है कि इंस्टिंक्ट भी मैटर करती है? मतलब समटाइम्स पेरेंटिंग में आपको एक इंस्टिंक्ट भी तो होती है ना कि ठीक है आपको नॉलेज नहीं है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपका इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एक मदर इंस्टिंक्ट भी होती है, एक फादर की भी इंस्टिंक्ट होती है। तो वो पेरेंटिंग के अंदर हमें उसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए? आई थिंक इंस्टिंक्ट का अर्ली चाइल्डहुड में तो ऑब्वियसली वो जो लव और अफेक्शन है, बट जब पेरेंट्स के अपने इमोशनल इश्यूज जो अनरिजॉल्व हैं, जब वो बच्चों के थ्रू पूरे करते हैं कि तुमने 6 A's लाने हैं, तुमने नाक मेरी कटवा दी, दिस इज़ रॉन्ग। यू शुड सी कि इस बच्चे में पोटेंशियल किस चीज़ का है। हो सकता है पढ़ाई से ज़्यादा किसी और फील्ड का हो। हम तो एक ही वो नापते हैं ना गेज से कि जो एग्ज़ाम में पास हुआ ही इज़ द बेस्ट, हालांकि उसकी इंटेलिजेंस किसी और एरिया में है। सर इसमें पेरेंटिंग को, जिस तरह वो सर ने भी कहा था कि हमारी सोसाइटी का अप्रूवल और एक्सेप्टेंस भी बड़ा मैटर करता है कि पेरेंट्स उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें सोसाइटी में अप्रूवल मिल जाए, खास क्लास में अप्रूवल मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए, दुनिया के आगे दुनिया के आगे। शो मारा और मैंने भी मारी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, वो एक एज होती है। एक और बात मेरे जहन में डॉक्टर साहब आ गई, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं बच्चों के सामने, हाउ डैमेजिंग इज दैट? क्योंकि ये तो हमारे लिए भी डैमेजिंग है अभी कि कोई हमें कंपेयर, वो देखो कितनी स्मार्ट है, तूने क्या हो लिया। इवन दैट एट दिस एज इज डैमेजिंग। तो बच्चों के साथ क्या होता होगा? देखिए, हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय उसकी जो जीन्स आपने पास ऑन की हैं और जो उसकी अर्ली एनवायरनमेंट है। यू शुड कंपेयर द चाइल्ड विद हिज पोटेंशियल कि वो फुली डेवलप हो रहा है कि नहीं। यू शुड नेवर कंपेयर हिम और हर विद एनीवन, बिकॉज दुनिया में कोई और शख्स उसकी तरह का नहीं है। नॉट इवन विद सिबलिंग्स, राइट? नो, ही शुड ओनली बी बेटर देन हिज प्रीवियस सेल्फ। बस इतना ही करें, और कभी मसाले ना दें कि मैं ये करता था या भाई या कज़न ऐसा करते हैं। आप उसके पोटेंशियल को डेवलप करें, व्हाटएवर दैट इज, एंड अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे यूँ समझें कि एक राय भी दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन भी है कि मेरा ये ख्याल है कि बच्चों की तादाद का ज़्यादा होना और वक्फा कम होना ये बच्चों के बीच में बहुत दुश्मनी वाला रवैया पैदा कर देता है। और अगर दोनों बच्चों के दरमियान 5-6 साल का वक्फा हो तो वो बड़ा बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसको एक्सेप्ट करे और उससे गुफ्तगू भी हो सकती है, मुकालमा भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग हों, चचा भी हैं, ताए भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, माँ बाप भी हैं, तो और बच्चे भी ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा भी हैं, वहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होती हैं, मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे को बचाना है इन सब बातों से, एक तो पेरेंट्स को मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। हम तो इस पर कह के। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे पैदा करने हैं तो एटलीस्ट उनके दरमियान वक्फा जो है 5-6 साल का अगर बेहतर है
कि ताकि वो बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे को समझ, वो उनके दरमियान जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, जो नफ़रत और मतलब है कि क्या कहेंगे हम उसे, सिबलिंग राइवलरी कहते Sir, ये मैंने हमने सहे हुए हैं। सिबलिंग राइवलरी सर, एंड आई हैव सीन दिस, ये होती है और कई जगह मैंने देखी है बिल्कुल भी नहीं होती, बट जहाँ पे एक सिबलिंग थोड़ा ज़्यादा कामयाब हो जाता है दूसरे से, वहाँ मैंने थोड़ी सी राइवलरी नोट की है। वहाँ जहाँ सब सक्सेसफुल होते हैं वहाँ शायद इतनी नहीं होती है। तो क्योंकि अगेन आई कांट रिलेट टू इट, मेरे कोई बहन भाई नहीं है, मुझे नहीं पता, आप सबके शायद हैं। सो सर उसकी क्या वजह होती है? इज़ इट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर? एक्चुअली टेक्निकली हम सिबलिंग राइवलरी उसको कहते हैं जब एक बच्चा पैदा हुआ है और उसमें और उसके बड़े बच्चे में बहुत कम फासला है और सारी अटेंशन नए बच्चे को मिल रही है, तो वो बच्चा लेफ़्ट आउट फील करता है बिकॉज पहले ही वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि माँ बाप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं स्पेसिफिक बच्चों को, बस यहाँ बड़े बच्चे को बहुत देंगे या छोटे को, या अगर बच्चियाँ ज़्यादा हैं और भाई एक है तो उसको सारी तवज्जो देंगे, तो उससे भी बहुत इश्यूज पैदा होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंटल लव जो है वो जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, और आप उतने ही बच्चे पैदा करें जितने आपके रिसोर्सेज, नॉट ओनली फाइनेंशियल but your ability to give love, affection and care to each child। वहाँ पे हम लोग डंडी मार देते हैं। हम समझते हैं सिर्फ अच्छा स्कूल और अच्छा खाना ही काफ़ी है, जो वो भी गरीबों को नहीं मिलता। बट सर समटाइम्स इक्वल ट्रीटमेंट के बावजूद एक एज पे जाके मैंने बड़ी उम्र में ये ज़्यादा देखा है सर। बचपन में तो खेल खूल के, बिकॉज आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट, मेरे भी बहुत मामू और खालाएँ थीं, दे हैड एन अमेजिंग रिलेशनशिप, पर कुछ इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे मैंने देखा है उस एज में जाके जहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ में हैं, और जो थोड़ा सा ये है ना, वो तो माँ बाप भी जो ज़्यादा दाने वाला होता है उसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करनी शुरू कर देते। अच्छा खैर, हमने अभी तरह बच्चों की परवरिश की बात की, फिर एक एज आती है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, व्हेन यू हिट प्यूबर्टी, जब आपके हार्मोन्स अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। आई थिंक फॉर एनी इंडिविजुअल दैट इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ, और उसमें बच्चे इमोशनली, आपको पता है बच्चियां भी इमोशनली इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रही वो क्यों रो रहे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रही वो इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं, वो अवॉइड क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स को, ये सारी चीज़ें फिर हम समझते हैं कि ये बिगड़ रहे हैं, और फिर आप एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह डांट टपट कर्फ्यू हो, ये नहीं करना, उन्होंने नहीं मिलना। How to handle that as parents? Please tell us. इसमें जैसे आप कह रहे थे अभी कि पहले जॉइंट फैमिली में होते थे और महल्ले में किसी के घर में चले जाएं तो इट वाज अंडरस्टूड कि ये इट्स एन एक्सटेंडेड फैमिली। अब तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली मीडिया है, नेट है, और उससे आपको हर किस्म का गलत सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है व्हेन यू रियलाइज दैट योर यंग डॉटर हैज़ गॉट इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। और अक्सर आपने भी देखा होगा कि उस वक्त पे सारे माँ बाप अपना मशरक़ी तहजीब और सारा वो आ जाता है डिसिप्लिन बीच में, वो विलन बन के आता है। हाँ जी, नॉट रियलाइजिंग। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू सच पेरेंट्स इज़ व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? शी प्रोबेबली वाज नॉट गेटिंग दैट लव एंड अफेक्शन एट होम व्हिच she fell for another person। बट अक्सर ये एक आपकी बायोलॉजिकल भी वो होता है कि यू डू गेट अट्रैक्ट। आप 11-12 साल की उम्र में आपको एक्टर्स पसंद आना शुरू हो जाते हैं, इवन उससे छोटी उम्र में कार्टून्स बच्चियों को पसंद आ जाते हैं। पसंद आना और चीज़ है, एक इमोशनल रिलेशनशिप बना लेना, बिकॉज कहीं से और मिल नहीं रही, माँ बाप ने भी प्रोवाइड। डू यू थिंक जो बहुत छोटी बच्चियाँ होती हैं लाइक 14-15 साल की, अगर वो कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसकी ये वजह होती है? इट्स अ मेजर रीज़न मेरे ख्याल में। फिर इसके अलावा पीयर्स का भी बहुत रोल है। अच्छा। आजकल के दौर में तो पीयर्स से बहुत सीखते हैं बच्चे, जो वो एक फोमो वाला कॉन्सेप्ट है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट,
एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैंने आजकल नोटिस किया है कि पेरेंट्स भी, बल्कि अब तो क्योंकि मदर्स ख़ास तौर पे इस एज में, एडोलेसेंस में या टीन एज में, मैंने ये देखा है लड़कियों के बारे में फिर भी पेरेंट्स बड़े अवेयर हैं, लड़कों की अच्छी हैंडल नहीं होती है हमारे माशरे में। यहाँ पर आके ना लड़के लड़की में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि लड़कों को भी वो तो किसी बुरे काम से सिर्फ बेटी को, लड़कों को भी तो जो मर्जी करे क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा भी उनको भी कई दफ़ा गाइडेंस चाहिए होती है। कई बच्चे बड़े बुलिंग का शिकार उस दौर में होते हैं, उनके दाने निकल रहे होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती, वो कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको पेरेंट्स समझते नहीं है कि इन्हें भी हमें समझाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें कोई नहीं कर रहा होता, उनकी एजुकेशन बाहर से हो रही होती है। हाँ, लड़कियों के बारे में अब अवेयरनेस है, मदर्स को एटलीस्ट है, और वो उनको उस तरह से लेकर भी चलते हैं। और लेकिन इसके अंदर अब इस जनरेशन में मीडिया का और पीयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें तो 4-5 फैक्टर्स हैं जो सीरियस होते हैं। एक है लड़कों का ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, एक है सेक्सुअल इश्यूज़ को ना समझना और हैंडल ना करना, और एक है कि आप रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, और एक है रिलीजन के ऊपर कंफ्यूजन। यू आइदर बिकम वेरी रिलीजियस, फंडामेंटली रिलीजियस, या आप दूसरी तरफ चले जाते हैं बिकॉज देयर इज नो वन टू गाइड यू। फिर जाके 25-30 साल में, लेकिन जो बहुत फंडामेंटली रिलीजियस बच्चे होते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं पेरेंट्स से, वो उस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। आई मीन दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर देम इफ द फैमिली एज अ होल इज रिलीजियस। आई मीन टू से कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है। विदाउट रियलाइजिंग दैट दे टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए, when somebody goes and adopts religious attitudes, उसके मेनली 2 रीजंस हैं। एक है इट्स फुलफिलिंग हिज सम इमोशनल नीड, जो वो रिलीजन में रिलीफ फील कर रहा है, एंड दैट इज सर्विंग दैट पर्पस। एंड वेरी रेयरली इज द अदर रीजन विच इज पॉजिटिवली यू आर लुकिंग फॉर द ट्रूथ। बट ज़्यादा मैंने देखा लोग इसको एज अ mechanism to handle their issues use करते हैं until they grow up and find other ways of dealing with it. आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जो ख़तरनाक बात है जिसको हम बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं, खौफज़दा हैं उससे, कि सबसे मुँहज़ोर डिज़ायर सेक्स डिज़ायर है। हैरत इस बात की है कि सारे पेरेंट्स उस तजर्बे से गुज़रने के बावजूद कभी रिकॉल नहीं करते कि यार अब जो मेरा बेटा और बेटी हैं ये भी उसी कैफियत से गुज़र रहे होंगे। वो ऐसे तो गल नहीं करनी, ये गंदी बात है। एग्जैक्टली। अब भाई इससे अवॉइड अगर हम करेंगे तो वो बच्चा क्या करे? उसको तो समझाना, उसके पास सिर्फ अपने जैसे टूटे फूटे सोच रखने वाले बच्चे हैं जिनसे वो कुछ ना कुछ। वैसे मेरे ख्याल में हमारा जो मुआशरा और जो सोच है, शायद पेरेंट्स के लिए अभी भी मुश्किल है ये डिस्कस करना, बट पीपल लाइक नबीहा जो चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रैक्टिस कर रही हैं, पीपल लाइक हर आर द राइट पीपल कि आप अपनी बेटी को भेजें। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि किसी भी बच्चे को थोड़ी सी गाइडेंस के लिए पेरेंट्स को आपके पास कब लेके आना चाहिए? अगर पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हों कि किसी इशू के ऊपर उनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है कि हम कैसे गाइड करें बच्चे को, अगर तो पेरेंट्स खुद गाइड कर सकते हैं। एक्चुअली ये वाले जो इश्यूज़ है ना, ये अराइज तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स टेक इट एज अ थ्रेट कि शायद ये अब अगर कोई छोटा सा भी इससे एसोसिएटेड कोई बात हो गई है तो हम अब तो मतलब शायद ख़त्म हो गई है बात, वो बिल्कुल ही वो वर्स्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि वो कई दफ़ा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अब आगे अपने घर के नॉर्म्स, बाउंड्रीज़ उनको बता सकते हैं, कंसिडरिंग एंड वैलिडेटिंग कि ये एक नेचुरल बात है, इसमें अट्रैक्शन होती है इस एज के अंदर, लेकिन ये हमारे नॉर्म्स हैं, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, और इस तरह से हमने एक अप्रोप्रिएट एज के ऊपर जाके किस तरह से इस चीज़ के लिए क्या तरीक़ाकार है, या मतलब हमारे मज़हब में इस चीज़ का जो हलाल तरीका है वो क्या है। इस एजुकेशन को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो देते क्योंकि वो खुद थ्रेटेंड हो जाते हैं, खुद एंक्शियस हो जाते हैं, और उनके सामने जो वर्स्ट एग्जांपल्स होती हैं ना सोसाइटी की, वो पॉप अप करना शुरू कर देती हैं। और फिर आपको लोगों का इतना डर होता है कि हाय 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 क्या हो गया मेरी
पुत्र नोती, I mean, I have seen fathers beating their adolescent sons for, बच्चे करते हैं वो एक्सपेरिमेंट जो बड़े होके भी मर्द करते हैं, सेल्फ प्लेजर, and I have seen men beating up their kids for that. सर 14, 15 साल की उम्र में। मुझे थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस इशू को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि एक तो हमारे यहाँ जो बच्चों के पैशन हैं उनका तो कोई तवज्जो ही नहीं है ना कि इसको कहाँ ये एंगेज हो रहा है, किस शोबे में एंगेज हो रहा है, कहाँ दिलचस्पी है। हम वो घर में ऐसी कोई एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे उन्हें कि जिससे उनके शौक़ उभर के सामने आ सकें, जिससे सब्लिमेशन का प्रोसेस। और जाहिर है इसके लिए फिर बच्चे के साथ जितनी मोहब्बत का रिश्ता बनाना और फिर इन सारे अलूम और फ़नून की इम्पोर्टेंस को समझना कि ये फ़र्द की ग्रोथ के लिए, ग्रूमिंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, नतीजा ये होता है कि वो सारा जो है बच्चे की जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ के साथ जुड़ जाती है? ग्रेडिंग के साथ। कितना ग्रेड लिया है, कितने मार्क्स लिए। अब वो एक अजीब, हम उसे अज़ियतनाक कंपटीशन में हमने डाल दिया ना। अब वो बेचारा, उसके पास अपनी, देखें रिकग्निशन तो मैं समझता हूँ कि 1 साल का बच्चा भी पहचानना शुरू कर देता है कि रिकग्निशन क्या है। उसे पूरा हफ्ता आप गंदा रखें और पूरे हफ्ते के बाद उसे नहला धुला के नए कपड़े पहना दें, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। वो समझता है कि मैं अब पहचाना जा रहा हूँ, अब मैं प्यारा लग रहा हूँ। तो अब ये बताइए कि 12, 13, 14 साल का जो बच्चा है उसके पास हमने रिकग्निशन के लिए क्या छोड़ा है? कोई उसमें ऐसी चीज़ इवॉल्व की है जिसमें वो मज़ा लेता हो और अपनी रिकग्निशन फील करता हो, एप्रिसिएशन होती है उसे? हमने तो उसे एक ऐसे कंपटीशन में डाल दिया है जो उसके दिल के करीब नहीं। It's unhealthy. अच्छा, अब जब उसके पास कुछ भी नहीं है रिकग्नाइज होने के लिए, और हो सकता है कि वो रंग भी काला हो, उसका नाक भी उसका कुछ और तरह का हो जो अप्रिशिएट ना हो सकता, कोई खूबसूरती भी ना हो, स्मार्टनेस भी ना हो कि उसे चलो कोई चूमने के लिए आ गया है कि वाह बच्चा कितना बैठ। अब ऐसा बच्चा जो जिसे वालिदैन ने भी नक्श डाल के जो ना साबित कर दिया, तू नालायक है, तू फलाना, तू ढमकाना। अब बताइए, अब ये सेक्सुअल डिज़ायर जो है जिस मुँह ज़ोर तरीके से उस पर हमला आवर हो रही है वो, और उसको कोई गाइड भी नहीं कर रहा, और ये सारा क्राइसिस भी चल रहा है। मुझे ये बताइए कि वो बच्चा कहाँ जाए? ये है असल। You're right. मैंने कोशिश की है कि सम अप कर दूं कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आई थिंक टीनेजर्स के लिए जो द बॉटम लाइन दैट आई सजेस्ट इज़ कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखें कि कल को खुदा न खास्ता आपकी बेटी या बेटा कोई गलत काम कर लेते हैं और कोई उनको ब्लैकमेल करता है, तो दे शुड हैव द फेथ एंड द ट्रस्ट टू कम एंड टेल यू फर्स्ट कि मुझसे गलती हो गई है, rather than they should be frightened of you and you are the last person who gets to know about it. ये बॉन्ड और ट्रस्ट का रिलेशनशिप ज़रूर हमें डेवलप करना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आखिर में मैं एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली अबाउट बिहेवियर। मैं बिलीव करती हूँ दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं होता पैदा, आप अपनी एनवायरनमेंट से ही बनते हो जो आप बनते हो। लेकिन अब सब लड़कों को भी ये बात पता है कि जैसे आप जवान होते हो, आपकी ओछी हरकतें औरतों को कैसे पसंद आएंगी, आपकी ज़बरदस्ती किसी लड़की को कैसे पसंद आएगी। बट वी सी सो मैनी केसेस, लड़के जहाँ पे ज़बरदस्ती लड़कियों के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, दे डोंट लिसन टू नो। एंड देन मैंने ऐसी बहुत ख़वातीन भी देखी हैं जो वाकई ही बहुत नेगेटिव हो जाती हैं आफ्टर मैरिज विदिन ससुराल। हमने देखा है ये कि हालांकि आई डोंट थिंक कि ये इतना आसान है कि जादू कोई कर सकता है, बट आपकी नीयत तो पता चलती है ना वहाँ से कि आप जादू टूनों पे भी चले जाते हो, आप साजिशें भी करते हो। क्या कोई चीज़ पैदा होने के साथ भी आपकी होती है कि कुछ लोग होते ही ऐसे? आई रियली वांट टू नो दिस।
जो पहली बात आपने की उसमें तो दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो है सेक्सुअल हंगर। अगर आप किसी शख्स को 3 दिन भूखा रखें और वो खाना देखता रहे तो जो उसका रिएक्शन होता है खाना देख के भूखे इंसान का, वही हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेटेड यूथ का है। वो रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, कोई लड़की आएगी, खाना छोड़ के उसको देखना शुरू कर देंगे, जो आपको वेस्ट में कभी नहीं मिलेगा ये। पर सर देन अगेन हमारा अपना एक कल्चर है, हमारे अपने एक नॉर्म्स है। शादी फिर इसका मतलब है जब दिल करे कर लो, फिर ये है? नहीं, इसका हल क्या है? आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ऑफ हैंड मुझे भी नहीं मालूम इसका हल क्या है, बट जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। दूसरी जो बात है वो है, जैसे हम कह रहे थे, दैट इज़ द फेयर ऑफ रिजेक्शन। हम एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, हम रिजेक्शन को फेस करना जानते नहीं हैं। इज़्ज़त का मामला बना लेते हैं, ईगो का। हालांकि जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, इट्स दैट पर्सनस ओपिनियन, नथिंग टू डू विद अस। हमें 10 और एक्सेप्ट कर लेंगे। सो हम रिजेक्शन को अना बना लेते हैं, चाहे कोई भी करे। सर तो रिजेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करने का कोई टोटका बता दें लोगों को प्लीज़। इट्स वेरी सिंपल। आप एक फ्रूट शॉप पे जाइए, वहाँ पे हर किस्म का फ्रूट पड़ा है। आप लेट से मैं सेब हूँ, नबिया केला है, इब्राहिम साहब लेट से अंगूर हैं। कोई अच्छा सा फल बताइए। आप अंगूर ले लेती हैं और केला लेती है, मुझे छोड़ देती हैं। अब मैं क्या मातम करूं कि आपने मुझे रिजेक्ट? नहीं, पर अगर आप कह रहे हैं मुझे भी लो, मुझे लो, मुझे लो। नहीं, मैं क्यों कहूँ? आई शुड बी श्योर ऑफ माई सेल्फ। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस और मेरा इतना सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव हो कि द होल वर्ल्ड कैन रिजेक्ट मी, बट एज लॉन्ग एज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ आई एम फाइन। वाई शुड आई crave on the injections of positive approval from people around me? ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हम हर वक्त अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। और तीसरी जो बात आपने की, देखिए, देयर आर सम पीपल हु जेनेटिकली आर नॉट वेरी सिविल। फिर उनको ऐसे घर में परवरिश की जाती है जहाँ पे ये ईवल मैनूवर्स किए जाते हैं। सो दे ग्रो अप बिलीविंग कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और फिर वो रिजल्ट्स भी को देखते हैं या दिखाए जाते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ द सब कल्चर दे ग्रो इन। सो इट्स टू डू विद द कल्चर मोर देन द पीपल देमसेल्व्स। सर तो इसके अंदर तो ये है ना कि जिस तरह हम लड़कियों के बारे में बात करें कि वो अपनी मदर्स से इतना शेयर करें कोई भी इसके साथ, तो फिर बॉयज़ भी करें ताकि वो साथ साथ उनकी ग्रूमिंग होती रहे, साथ साथ उनको गाइडेंस मिलती रहे कि आपके रिस्पेक्टफुल तरीके क्या हैं, आपने ग्रेसफुली चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। एंड इवन इफ़ अगर रिजेक्शन को रिजेक्शन ना समझें ना, कि मतलब एक ठीक है, एक चीज़ है कि आपको वो लड़की जो है वो आपको नहीं एक्सेप्ट करी, इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट एक्सेप्टेबल एज अ पर्सन। ये समझना, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग एंड अ लॉट ऑफ थेरेपी। इसीलिए साथ साथ ये चलना चाहिए। आप एंड में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बात ये है कि बज़ात खुद हमारे यहाँ जिस तरह लड़के को, और सदियों से ये चला आ रहा है, कोई नई बात थोड़ी है, कि वो मर्द है, और मर्द का मतलब है कि वो ताकतवर है और औरत कमज़ोर है। अब जाहिर है कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर उसकी मलकियत है, और अब जाहिर है कि उसकी कोई शौरी तरबियत तो हुई नहीं कि यार बतौर इंसान अपने आप को देखो, वो भी इंसान है। उसके लिए शायद मतलब है कि एक MA की हुई लड़की जो है ना, और वो खुद मैट्रिक भी ना हो, वो ऐदा की मसला, ऐदा MA ऐसी कैसी, मैं मर्द हूँ, और अगर उसके पास कोई पैसे की ताकत भी है, फिर तो यूँ समझिए ना 2 अच्छा हो गया मसला। वो उसे हाथ डालती हुई ये भी पता है कि मेरी पहुँचेगी है, फलाना जानने वाला है, इस कुड़ी ने कौन जानता होगा, और इन्हें घर जाके तो दसना नहीं। अगर ये घर वाले कोई जानता भी है किसी पुलिस नू, तो ये लड़की तो डायरेक्टली नहीं ना, मतलब। लेकिन इसके पीछे पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पेरेंटिंग वो तो हम तो उसको स्ट्रेंथन करते हैं ना। और बदनसीबी की बात ये है कि चूँकि हमने मर्द को मईशत के साथ जुड़े होने की वजह से ताकत का मरकज़ मान लिया है, और सास और बहू का झगड़ा भी जो है ना उस मलकियत पे हो रहा होता है, बिल्कुल मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होता। बड़े उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट बेटियों से जेलसी शुरू हो जाती है, बहुओं से तो खैर पड़ेगी।
बहरहाल ये इतना वसी मौजू है, और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि परफेक्ट पेरेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब पेरेंट बनते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें अपनी गलतियां बहुत नज़र आना शुरू होती हैं। तो उसका अच्छी अगर तरबियत हम करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि हम इसके बारे में उन लोगों का जिनका दिमाग पे, रवैयों पे एक इल्म है, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, फ़िलासफ़र्स हैं और कुछ अक्लमंद लोग हैं, आप उनकी बातों से किताबें पढ़ें, सीखें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। बचपन में तो औलाद को सिर्फ़ आप अपने लम्ब से, प्रोटेक्टिवनेस से इतना कॉन्फिडेंस दें, इतना प्यार दें कि उन्हें ज़िंदगी में प्यार कहीं और ढूंढने की कोशिश वो ना करें। उसके साथ साथ जैसे बड़ा बच्चा होता जाता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। याद करें आप किन किन लम्हात से गुज़रे थे, तो ये एक नॉर्मल होता है। उन लम्हात को गंदी बात, गंदी सोच ना समझे। अपने बच्चे से फ्रैंकली, प्यार से, कहानियों से बात करें। माएँ बेटियों से करें, बाप बेटों से करें। एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहाँ पे फ्रैंकली, प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल बातों पे बात कर सकें। हम यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहे कि जो होता है फिर उसको ऐसे होने दो, ऑफ कोर्स नहीं। सोसाइटीज़, कल्चर्स, बहुत सारे नॉर्म्स इंसान ने इसीलिए बनाए हैं कि आगे हेल्दी लिविंग हो, बेहतर ज़िंदगी गुजरे। सो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी को सोचते हुए, और दूसरा अपने बच्चे को खुद अपना मजाक उड़ाने का शऊर भी दें। सिर्फ़ अपने आप पे फ़ख्र ही नहीं करना होता, कई दफ़ा अपने आप को लाइट भी लेना होता है। और ऐसा इंसान बनाएं जिसको अगर कभी रिजेक्शन भी है तो वो हंस पड़ेगा ना, हाँ फिर मेरे से है कि उन्हें छड़ना ही सी ना। ये रवैये भी हो सकते हैं। आपने हर वक्त ईगो और दुनिया का मकसद और हर चीज़ पे इस तरह नहीं जाना। एक प्रैक्टिकल दुनिया है, उसमें आपने हर सिचुएशन को फेस करके आगे से आगे जाने। ना किसी के छोड़ने से, ना किसी के आने से आपकी ज़िंदगी रुकती है। ज़िंदगी ने चलना है, उसको बेहतर बनाएं। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज पेरेंट्स ये है कि यही चीज़ें आप अपनी औलाद को सिखाएं कि ज़िंदगी अच्छी या बुरी गुज़र सकती है, पर ज़िंदगी ने तो गुज़रना है। तो उसको कैसे अच्छा गुजारना है इसका इल्म खुद भी हासिल करें और अपने बच्चों तक मुंतकिल करें। और अगर समझ नहीं आ रही तो ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं और बच्चों को भी समझा सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, और आप किन टॉपिक्स पे बातें सुनना चाहते हैं इसमें हमें प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि मेरा डॉक्टर साहब का मकसद ना कोई हमारा फॉरेन एजेंडा है, ना हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ कर दें वैसे अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ऑल वी आर ट्राइंग टू डू है कि अगर एक इंसान भी हमारी बातों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, उसे हेल्प होती है, तो हमारा एजेंडा सिर्फ यही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।